हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्रद्धाज़ लॉ लेक्चर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ये जो वीडियो है ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए 100% बेनिफिशियरी होगा, पर साथ ही साथ जो लोग MPSC और JMFC जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं हमें दिखाई देता है वो है प्रिएम्बल, या फिर कोई और इनैक्टमेंट लीजिए। जैसे ही हम उसको देखने जा रहे होते हैं तो उसके स्टार्टिंग में हमें एक प्रिएम्बल दिखाई देती है, एक प्रस्तावना दिखाई देता है। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज़ मीन बाय प्रिएम्बल, या फिर प्रिएम्बल क्या होता है। तो प्रिएम्बल ये वर्ड प्रिएम्बस इस लैटिन टर्म से लिया गया है जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। तो प्रिएम्बल में क्या क्या होता है? तो प्रिएम्बल होता है उस लॉ का, उस इनैक्टमेंट का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। उसमें ये बताया गया होता है कि आने वाले लॉ में या आने वाले इनैक्टमेंट में क्या क्या आइडियाज़ होंगे, क्या फ़िलॉसफी होगी, उसका क्या पर्पज़ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सब चीज़ें जो होती है वो प्रिएम्बल में मेंशन की गई होती है। अब हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिएम्बल है वो कैसे तैयार की गई है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया था जिसमें ये बताया गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या पर्पसेस होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और ये ड्राफ्ट उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया था। बाद में 22 जनवरी 1947 को यही रफ ड्राफ्ट एज ए प्रिएम्बल एक्सेप्ट किया गया था, इंसर्ट किया गया था। और 26 नवंबर 1949 में इसे एक्चुअल में अडॉप्ट किया गया था। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रिएम्बल के पर्पसेस क्या है। तो बेसिकली दो मेन पर्पसेस हैं। तो पहला है कि ये जताता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार कहाँ से, किसके पास होंगे और उसका सोर्स क्या है। और सेकेंडली ये बताता है कि ऐसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है जो आगे जाके हमें इस्टेब्लिश करने हैं, प्रमोट करने हैं, प्रस्थापित करने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रिएम्बल का सोर्स क्या है। तो प्रिएम्बल के स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स है जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये यही दर्शाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरी तरह इंडियन लोगों का ही अधिकार होगा। कोई एक्सटर्नल पावर इसे रूल नहीं करेगी, इसे हैंडल नहीं करेगी। आगे हम देखने जा रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो ये ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाते हैं, जताते हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। ये प्रिएम्बल अश्योर करता है कि ये सब चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लोगों को मिलने वाली है या फिर उन्हें दी जाने वाली है। तो चलिए अब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को सेपरेटली डिटेल में देखते हैं। तो पहला है जस्टिस, यानी कि न्याय। तो लोगों को किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए, वो है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल मतलब सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में क्या आता है? तो किसी भी लोगों के बीच में रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, कलर, इन सब चीज़ों को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी को इक्वली ट्रीट किया गया होना चाहिए। नेक्स्ट है वो है इकोनॉमिकल जस्टिस, मतलब कि इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए। उत्पन्न और संपत्ति की विषमता जहाँ पे नहीं होगी वहीं पे इकोनॉमिकल जस्टिस है ऐसे माना जाएगा। अगला है वो है पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब हर एक व्यक्ति को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। जैसे कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, इस चीज़ को लेकर किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो राइट्स हमने पॉलिटिकल राइट्स अमीर को दी गए हैं वही राइट्स गरीब को भी देने ही चाहिए। और जैसे कि इंडिया में है राइट टू वोट हर किसी को मिलता है, जो अबव 18 एज के ऊपर हो जाता है उसे राइट टू वोट मिलता ही मिलता है। अगला ऑब्जेक्टिव है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिबर्टी है, यानी कि स्वतंत्रता। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा भारतीय नागरिक को उसके विचारों को प्रस्थापित करने की, उसके अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य दिया गया है। उसे अपने पसंदीदा
फेथ हो, उसकी जो कोई श्रद्धा हो, उसके कोई विचार हो, वो जिस धर्म की उपासना करना चाहता है, वो इन सब चीज़ों की फ्रीडम दी गई है, इन सब चीज़ों की लिबर्टी दी गई है। अगला ऑब्जेक्टिव है वो है इक्वालिटी यानी कि समानता। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा भारतीय नागरिकों को उनकी स्थिति सुधारने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है, यही इसका मेन उद्देश्य है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन आता है, जैसे कि हर किसी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रैटर्निटी यानी कि बंधुभाव या फिर बंधुता। तो भारत में हम सब जानते हैं कि भारत में अलग अलग जाति धर्म वाले लोग एक ही साथ में रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें। तो हमें एक दूसरे के प्रति बंधुभाव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी कोई भी भाषा हो, उसका कोई प्रदेश अलग हो, तो हमें एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसकी डिग्निटी को हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का तो सम्मान करना ही करना है, पर साथ ही साथ राष्ट्र की एकता में भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। यही इसमें बताया गया है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर को बताते हैं। उसमें है सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड रिपब्लिक। तो सॉवरेन का अर्थ होता है सार्वभौम, सोशलिस्ट है समाजवाद, डेमोक्रेटिक है लोकशाही, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष एंड रिपब्लिक का होता है गणराज्य। तो आइए हम एक एक डिटेल में देखते हैं। तो पहला है सॉवरेन यानी कि सार्वभौम। कोई भी राष्ट्र सार्वभौम कब कहलाता है? जब वो स्वतंत्र होता है या फिर मुक्त होता है और वो सक्षम होता है, वो अपने मैटर्स हैंडल करने के लिए सक्षम होता है, तभी उसे सॉवरेन कहा जा सकता है या फिर सार्वभौम कहा जा सकता है। कोई भी बाहरी शक्ति या फिर विदेशी शक्ति इसके अंतर्गत मामलों में दखल दे नहीं सकता। ये अपने मामले खुद निपटाता है और यही सब हैंडल करता है, खुद से ही हैंडल करता है। किसी और को आके उनके मैटर्स सॉल्व करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। तो ये जो वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इंसर्ट किया गया था। उसके पहले ये शब्द कहीं भी नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। तो सोशलिस्ट क्या होता है या फिर सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है? तो सोशलिस्ट मीन्स टू हैव अ वेलफेयर स्टेट, लोकहितवादी राज्य का होना। ये समाजवाद की कंसेप्ट है और ये जो कंसेप्ट है वो महात्मा गांधी जी के और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सोशलिस्ट के कंसेप्ट से ली गई है। अगला इम्पॉर्टेंट वर्ड है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या है? लोगों का राज्य या लोगों का शासन, इसे कहा जाता है लोकतंत्र। डेमो मीन्स रूल यानी कि शासन और क्रेसी मीन्स पीपल यानी कि लोगों का शासन जहाँ पे होता है वहीं पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ऐसे माना जाता है। बेसिकली लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो भारत में इनडायरेक्ट प्रकार की लोकशाही है या फिर इनडायरेक्ट प्रकार का लोकतंत्र है। इंडिया में सांसदीय प्रकार का लोकतंत्र है। जैसे कि हमें पता है, हम अब चुनाव में अपने मतदान द्वारा अपने एमएलएस को चुनते हैं या फिर उन्हें सिलेक्ट करते हैं और वही जाके हमारी बाजू या हमारी साइड वो पार्लियामेंट में रखते हैं, यानी कि हमारे द्वारा यानी कि लोगों द्वारा चुने गए उनके रिप्रेजेंटेटिव ही आगे जाके गवर्नमेंट को रूल करते हैं। यही है लोकतंत्र। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष। तो ये भी जो शब्द है वो 42nd अमेंडमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रीएम्बल में लिया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि उस राज्य को खुद का कोई भी रिलीजन नहीं होता है, खुद का कोई भी धर्म नहीं होता है। ये एक निगेटिव कंसेप्ट है, ये रिस्ट्रेन करता है उस राज्य को कि कोई भी धर्म स्वीकारने से। बट इंडिया में जो हम सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जिसमें कि क्या है, भारत का खुद का तो कोई धर्म नहीं है,
पर इंडिविजुअल को यानी कि लोगों को पर्सनली उनके पसंदीदा धर्म को मानने की हमने इजाज़त दी रखी है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर अभी भी निगेटिव सेकुलरिज्म फॉलो होता है, जैसे कि फ्रांस में लोगों को पब्लिकली कोई भी रिलीजन कृत्य करने की परमिशन दी नहीं है, और यूएसएसआर में इनिशियली लोगों को ना ही पब्लिकली और ना ही प्राइवेटली उनको किसी भी तरह का रिलीजन प्रोफेस करने की परमिशन ही नहीं थी। वो पब्लिकली भी नहीं कर सकते थे और पर्सनली अपने घरों में भी कोई भी धर्म की उपासना नहीं कर सकते थे। भारत के बारे में कहा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत धार्मिक राज्य भी नहीं है और वो अधर्मी भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे धर्म के अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। तो हम एक कोई रिलीजन चूज़ करते हैं एज ए नेशनल रिलीजन, तो ये ठीक नहीं होगा और यहाँ पे इक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी वजह से या फिर फ्रीडम है वो जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी वजह से इंडिया का खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है, बट हमने पर्सनली लोगों को परमिशन दे रखी है कि आपको जो पसंद है वो धर्म आप प्रोफेस कर सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। गणतंत्र का मीनिंग है कि वो अगेंस्ट मोनोपोली होता है, वो एकाधिकार के खिलाफ होता है। जैसे कि पहले ऐसे होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये होती है मोनोपोली, ये होता है एकाधिकार। पर जैसे ही हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है ऑनवर्ड्स, उसके बाद में ये जो मोनोपोली है ये इंडिया में नहीं चलेगी, बट कि गणतंत्र चलेगा। उस यानी कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो हायरार्की के अनुसार सिलेक्ट नहीं होगा, बट कि वो लोगों द्वारा चुना जाएगा या फिर चुनाव द्वारा उसे सिलेक्ट किया जाएगा। ये होता है गणतंत्र। अब तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के सब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देख लिए, जिसके द्वारा हमें उसका नेचर पता चलता है, उसका ऑब्जेक्ट पता चलता है। पर यह भी बहुत ज़रूरी है कि समय के चलते या फिर बदलते समय को ध्यान रखते हुए उसमें हमें सुधारना लाने की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब एक्चुअल में हम इसे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो ये सवाल बहुत बार सामने आता है, क्या प्रीएम्बल में सुधारना की जा सकती है? डज प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन इट बी अमेंडेड और नॉट? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आर्टिकल 368 देखना होगा, जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि पार्लियामेंट को इस आर्टिकल द्वारा हमने अथॉरिटी दी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधारना ला सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकता है, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना ही। उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, तभी और तभी हम इसमें सुधारना या फिर बदलाव ला सकते हैं, और ये अथॉरिटी दी गई है इंडियन पार्लियामेंट को। तो इस आर्टिकल 368 से हमें ये तो पता चला कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं, पर क्या प्रीएम्बल इस कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है या नहीं? तो ये जानने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज देखने होंगे। तो पहला है री बेरुवारी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, पर उन्होंने ये कहा था कि प्रीएम्बल इस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, तो इसे अमेंड करने का सवाल ही नहीं आता है। बट यही डिसीजन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया था या फिर ओवररूल कर दिया था, और उस केस में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सेम रखा है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर ही सकता है, बट इसमें ये कहा गया था कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये प्रस्तावना इस भारतीय संविधान का ही भाग है और इसे भी हमारी पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है, इसमें भी हमारी पार्लियामेंट बदलाव ला सकती है। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात बताई गई थी कि हम जब इसमें सुधारना ला रहे हैं, हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव ला नहीं सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर आज इस प्रीएम्बल इस टॉपिक के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, आपके कोई भी क्वेश्चंस है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आगे भी आने वाले हैं और वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं।
सो थैंक यू।